नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा के संबंध में जो कंप्यूटर की क्लासेस करवाई जा रही हैं उसकी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले आपका जो क्लास 1 था वो कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर के परिचय के बारे में जाना था। सिर्फ उतने ही पार्ट को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन्हें कवर कराया जा चुका है। और उससे संबंध में चैप्टर वाइज टेस्ट भी वहाँ पर करवाए जा चुके हैं चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं, उन चीज़ों को यहाँ भी कवर कराया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। तो दूसरी वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, यानी कि डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी है। तो इसमें अब आपका सेटिंग मशीन यानी कि जो भी चीज़ें जितनी आपकी डेवलप हुई, और उन सबके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं, उनको कवर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनको हमें पढ़ने की जरूरत क्यों? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में यानी कि नया सिलेबस जब जारी किया गया जिसमें कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को जब जोड़ करके सिलेबस जारी किया गया यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो उसके बाद में एक एग्जाम हुआ था 1262 वैकेंसी को लेकर के जूनियर असिस्टेंट का। तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था? स्पेस दिया, फिर बताना कैलकुलेटर था, गैलीलियो था, ऑपेंट था या फिर पास्कलाइन था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया आपके आयोग के द्वारा, इसमें हम कंप्यूटर का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें देखिए क्या पूछा जाएगा। कहा है कि पहला पॉइंट अगर देखें यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर और सूचना तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद में इंटरनेट, फिर बताया गया कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसका क्या पूछा जाएगा? इसके इतिहास से क्वेश्चन ये बनाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर इसके अनुप्रयोग यानी कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इनका प्रयोग क्यों करते हैं। तो इन तीन चीजों से क्वेश्चन आपके बनेंगे और इन्हीं तीन चीजों को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर इन क्लासेस को कवर कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं कि ये क्लास किन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी एग्जाम्स वनडे हो रहे हैं, होते हैं, जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उन सारी जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें ये इन्फॉर्मेशन जो है महत्वपूर्ण होने वाली है उनके लिए। बाकी यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यहाँ पर जिन इन एग्जाम्स के आप नाम देख रहे हैं कि जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, VPO, बाकी जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल आपका है, आई टेक्नीशियन करके, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, फॉरेस्ट गार्ड, तो इन सबके लिए जिनके लिए नया सिलेबस जारी किया गया जिसमें कंप्यूटर इंक्लूड है, उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका इन्फॉर्मेशन है, इसका आंसर, तो इस आंसर आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप जो मेंस बैच है जिनमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे यूपी हो गया, कंप्यूटर हो गया, या कुछ एग्जाम्स के लिए हिंदी हो गया, तो ये सारे जो आपके हैं, और कुछ GS रिविजन के फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है, उसकी PDF मिल जाती है, और समय समय पर ये आपका पिक्चर्स के फॉर्म में आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन। इसका मकसद ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और जिससे कि आप आपके सामने वो बार बार गुजरे और आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है, लेकिन होता क्या है कि लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर के जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या। तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि अबाकस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडिंग मशीन, फिर यहाँ पर क्या होगा, नेपियर बोन्स, फिर लेबनीज कंप्यूटर। इनके नाम बार बार आपके सामने आएंगे। पहले इस फॉर्म में आएंगे, क्या हम पढ़ेंगे, फिर पिक्चर के फॉर्म में आएंगे, फिर हम रिवीजन करवाएंगे, फिर PYQ करवाएंगे, यानी कि आपको याद हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर आपका आएगा जैक्वर्ड लूम यानी कि करघा जो आपका था, फिर डिफरेंस इंजन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एनालिटिकल इंजन, फिर आपका पंच कार्ड, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी, टेबलेटिंग मशीन, फिर मार्क 1 से भी क्वेश्चन बनते हैं, ENIAC हो गया, या फिर वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर है, एडिवेक है, मैनचेस्टर वेवी और ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अबाकस के बारे में। अबाकस कुछ लोग बोलते हैं या अबेकस बोल देते हैं, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है। शुरुआत में ये 3000 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट इसका आविष्कार बताया जाता है, कहाँ पर, बेबीलोन में हुआ था। तो आविष्कार तो बेबीलोन में हो गया, लेकिन अबेकस का जो एडवांस फॉर्म था यानी कि उन्नत संस्करण जो था उसका विकास कहाँ पर होता है, चीन में होता है। इससे पहले अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर क्यों पढ़ रहे हैं, गणना क्यों पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले जो पहली क्लास हुई थी कंप्यूटर की उसमें हम सारी चीज़ें बता चुके हैं कंप्यूटर को लेकर के, बेसिक से इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है हमने, तो उसे आप पहले कवर कर लें अगर नहीं किया है तो। फिर यहाँ पर क्या कि प्रारंभ में इसका उपयोग क्यों होता था, उपयोग इसका होता था व्यापार यानी कि ट्रेड में जो कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आज दुकान पर देखें, या तो जो स्टूडेंट है वो करेगा कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर रखता है, और जो जितने व्यापारी हैं उनके पास में तो कैलकुलेटर होता है, जो छोटे दुकानदार हैं उनके पास भी, यानी कि जो उनके पास जो काम है उनको आसान करने के लिए ही चीज़ें
क्या करता है, आदमी बनाता है, उनका आविष्कार होता है। तो ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। अब इसमें कैलकुलेशन यूज़ कैसे करते थे, ये कुछ इस तरीके से होता था। बेसिक से बता दे रहे हैं, शायद कहीं हो सके कि लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसे करते थे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई नंबर लिखना है, नंबर हमने लिख लिया कि 4 3 2 5, यानी कि 4325 हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से शायद हो सकता है यूज़ करते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लगा दिया, ये 5 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, फिर यहाँ पर ये 3 हो गए, फिर यहाँ पर क्या हो गए, ये 4 हो गए। अब ऐसे क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि यूनिट में, फिर 10 में, फिर 100 में, फिर ये क्या होता है 1000 में से यूज़ करके इनको काउंट कर लेते थे 4325। तो इस तरीके से इनमें हो सकता है ऐसे कैलकुलेशन करते हो, और बेसिक साइज आपने शायद पढ़ा भी होगा। फिर देखते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है अब आपका एडिंग मशीन। एडिंग मशीन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एडिंग मशीन का नाम इसलिए एडिंग मशीन रखा गया क्योंकि इसके द्वारा जोड़ और घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी, इसलिए इसको एडिंग मशीन कहा गया। अब 17वीं शताब्दी में इसको विकसित किया गया था, किसके द्वारा, आपके फ्रांसीसी मैथमेटिक्स से जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, तो इनके द्वारा विकसित किया गया था, और यही आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसलिए इसको क्या कहा जाता था, पास्कलाइन कहा जाता था। आपके जो एग्जाम हुआ उसमें एडिंग मशीन का नाम ही नहीं लिया, पास्कलाइन पूछा गया। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये क्या था, ये था आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर की श्रेणी में रखा गया। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिकल कैलकुलेटर, जैसे कि आपके एग्जाम में पॉइंट में पूछा गया है। क्या है ये, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, शब्दों का गेम हो रहा है यहाँ पर। तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको याद करना या फिर नोट कर ले जैसे आप कर सकें, तो उसकी कैटेगरी में इसे रखा गया था। और क्या इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर ये था, उसका नाम क्या था, अभी तो पूछा गया पास्कलाइन, हो सकता है अगली बार इस आपसे पूछ ले तो अरिथमेटिक मशीन आए तब भी आपको ध्यान रखना कि यही होगा, और या फिर एडिंग मशीन आए। अब यहाँ पर जो हो जाता है क्या कि ये क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर और डिजिटल है, पहला है डिजिटल है मैकेनिकल है, ठीक है, कैसा कौन सा कैलकुलेटर, तो इन्हें ध्यान रखना। फिर देखते हैं अब इसमें क्या होता था कि ये देख पा रहे होंगे कि ये छोटे छोटे क्या होते थे, चक्रियाँ होती थी, इनके बेसिस पे कैलकुलेशन करते थे यहाँ पर कि कौन सा कहाँ पर है। और इनमें क्या होता था 0 से 9 तक यहाँ पर नंबर्स छपे रहते थे, जिनमें प्रत्येक का क्या होता था स्थानीय मान, यानी कि आप पढ़ चुके होंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू को कंसिडर किया जाता था। अब एडिंग मशीन को लेकर के किस सिद्धांत पे काम करती है और क्या हमें कहीं देखने को मिलता है, तो हाँ, जो घड़ी होती है जिसमें क्या होता है सुइयाँ चलती हैं और अंदर से खोलने पर उसमें वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे ये सर्कल्स दिखेंगे जिनके बेसिस पे ये इसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो घड़ी और जो ऑडोमीटर होता है वो इसी के सिद्धांत पर काम करता है। वर्तमान में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो कार और जो बाइक्स के जो स्पीडोमीटर होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। जैसे इनमें चक्रियाँ होती थी, जैसे हमने उसमें पहले बताया था कि ऐसे काम करता है कि मैंने लिख लिया 4235 यहाँ पर लिख लिया, तो ये लास्ट में 5 दिखेगा हमें, फिर यहाँ पर 3 दिखेगा, फिर 2, फिर यहाँ पर 4। तो इसी तरीके से ये आप जो स्पीडोमीटर बाइक में देखते हो तो कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि डिटेल में अगर देखें, अब इसमें क्या करते हैं कि कुछ लोग इसकी रीडिंग को आगे घटाते बढ़ाते हैं, या फिर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें क्या करते हैं, इन चक्रियों को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, या फिर इनमें कुछ छेड़छाड़ भी करते हैं। तो ये सब इसी सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि एडिंग मशीन पर, जिसको पास्कलाइन या फिर अरिथमेटिक मशीन या फिर मशीन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सके इससे। अब यहाँ पर बार बार एक जो बात आ रही है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर्स का नाम क्यों दिया गया, तो मैकेनिकल का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई चीज़ किसी यंत्र के साथ में की जाए, यंत्र यानी कि कोई टूल हाथ में ले करके उससे की जाए तो वो मैकेनिकल हो जाता है। बेसिक से इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब कहीं मैकेनिकल आए या डिजिटल आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वैसे क्या होता है कि जब ये चैप्टर पढ़ना शुरू करो तो सब कुछ एक जैसा लगता है कि यहाँ पर तो सब कुछ पहला है, सब कुछ पहला है। तो सब कुछ पहला इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर आपको एक शब्द जुड़ जाएगा, कहीं तो डिजिटल जुड़ जाएगा, कहीं आपका मैकेनिकल जुड़ जाएगा, और कभी कभी मैकेनिकल के आगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल जुड़ जाएगा, कभी कभी ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, और वो हर चीज़ के आगे पहला पहला लगा देते हैं, प्रथम सर्वप्रथम, और यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैकेनिकल का मतलब आप समझ गए। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जो कील पे क्या कैसे करें, हाथ से नहीं, ये हथौड़े का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये मैकेनिकल क्या हो गया, एनर्जी का काम करेगा। बाकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो आप देख रहे हो, तो जब ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा, रोक के रखे हैं तो ये पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा होगी। जब स्पीड में आए बीच में मध्य में तो क्या, काइनेटिक यानी कि स्पीड इसमें इंक्लूड हो गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। हमें मतलब सिर्फ था आपका मैकेनिकल से, तो उम्मीद है आपको मैकेनिकल वर्ड यहाँ पर जब आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर जो क्वेश्चन बनता है यानी कि लेबनिज कैलकुलेटर क्या है, तो 1672 में जर्मन गणितज्ञ थे, इनका नाम था आपका गॉटफ्रीड लेबनिज, तो इनके द्वारा विकसित किया गया और इन्हीं के नाम पर इसको
लेबनीज कैलकुलेटर कहा गया। इसका एक और नाम था दूसरा, हो सकता है लेबनीज कैलकुलेटर आपका एग्जाम में ना पूछे, आपसे पूछ ले स्टेप रेकनर क्या है, तो यही लेबनीज कैलकुलेटर, इसका दूसरा नाम इसको रखा गया। इसमें किया क्या गया, जो आपने पढ़ा है पास्कलाइन, यानी कि उनकी पास्कल की जो एडिंग मशीन थी वो क्या कर सकती थी, वो सिर्फ जोड़ सकती थी और घटा सकती थी। इसी की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यानी कि अब वो क्या कर सकती थी, अब यह मशीन जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी कि चारे काम कर सकती थी। अब इसका फॉर्म कैसा था, तो वहाँ पर क्या था कि उसमें छोटी छोटी क्या करते चक्रियाँ लगी थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी, यानी कि उसी को यहाँ पर अपग्रेड किया गया। इसमें मेटल यूज होती थी और ये ऑटोमेटिक नहीं थी, ऑटोमेटिक वाली मशीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं नेपियर बोन्स आता है। तो नेपियर बोन्स का जो विकास है वो 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। अब इसका काम क्या था, इसका भी काम था कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, वहीं से इसका विकास नाम आता है। अब यहाँ पर जो थी क्या थी, ये यहाँ पर रॉड थी, नेपियर बोन यानी कि रॉड टाइप की थी, इन पे क्या होता है कुछ नंबर लिखे हुए थे और इन्हीं को यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन में। तो इसका एक सेट तैयार किया गया जिनको बोन नेपियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो बोन लिखा हुआ तो कुछ लोग इसको बता देते कि हड्डियों से निर्मित थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कभी कभी जो कार्डबोर्ड होता है उससे बनाए जाते थे, कभी लकड़ी से वुड से बनाए जाते थे, इस तरीके से इनका बनाया जाता था और इनमें नंबर्स लिखे होते थे, फिर इनको कैलकुलेट किया जाता था। फिर यहाँ पर क्या होता था कि 1 से लेकर के यहाँ पर 0 तक होता था, फिर एक लाइन यहाँ पर होती थी 11वीं लाइन 0 से लेकर के 9 तक, तो इनको लेकर के इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो यह गुणा और भाग दोनों कर सकते थे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इससे किए जा सकते थे। फिर देखते हैं एक आता है आपका कि जैकवर्ड लूम, यानी कि जो करघा होता है वो विकसित हुआ। अब यहाँ पर बात आती है करघे में क्या होता है, जो जहाँ पर कपड़े की बुनाई होती है फैक्ट्री में, वो हाथ से भी चलता है, ऑटोमेटिक भी होता है, और आज की डेट में जो यहाँ पर कालीन वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं, कुछ लोग डिजाइन क्या करते हैं हाथों से भी तैयार करते हैं। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो पढ़ तो कंप्यूटर है, यहाँ पर सीधे करघे का यूज़ किया गया, तो हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर के जो विकास क्रम है उसकी क्रोनोलॉजी में कहाँ से क्या क्या चीज़ें ऐड हुई उनके बारे में, इतिहास में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कि 1801 में इसका आविष्कार होता है, किसके द्वारा, जैकवर्ड के द्वारा इसका आविष्कार होता है। यहाँ पर जो जैकवर्ड लूम है सिर्फ उसके बारे में बात, अगर सिर्फ करघा आएगा तो वो कंप्यूटर में यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर जैकवर्ड का नाम यूज़ कर लेते हैं साथ में तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर के लिए। अब कपड़ा उद्योग जब जो था उसमें टेक्नोलॉजिकल क्रांति के लिए ये प्रेरणा का काम किया उस टाइम पर, तो तब से लेकर के आज तक जो करघे चलते हैं, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान में, यानी कि मॉडर्न में जो ऑटोमेटिक चलते हैं उसका ये बेस बना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में जो ऑटोमेटिक कोई चीज़ चल रही है यानी कि उसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई, जुड़ गई, अब इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह कपड़ा बुनने के साथ साथ उसमें डिज़ाइन या पैटर्न स्वतः देने में सक्षम था। जैसे कि मान लेते हैं ये जैकवर्ड का लूम था। अब इससे पहले जब इन्होंने इसको बनाया नहीं था तब क्या करते थे, आज की डेट में जो ऑटोमेटिक नहीं हाथ से बनाते हैं, तो हाथ से क्या कर रहे हैं, हमें कोई डिज़ाइन या पैटर्न किसी कपड़े या कालीन में देना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाथ से देते हैं। अभी कोई दिमाग, कोई मतलब ह्यूमन है, उनके दिमाग में है कि हमें ऐसी डिज़ाइन देनी है, ऐसे डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमें धागा ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, तब जाकर के ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी, ये लूम है। अब कुछ क्या करते हैं कि सिलाइयों से भी बना देते हैं डिज़ाइन को, तो ये प्रोग्राम इनके दिमाग में है और ये इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से इस पर बना रहे हैं। अब इस काम को और तेज़ी से करने के लिए हम मशीन यूज़ करते हैं। तब जैकवर्ड ने क्या किया कि इसी पैटर्न को बनाने के लिए इन्होंने कि कौन सी डिज़ाइन तैयार करनी है इसमें पहले से ही सेट कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, प्रोग्राम कोई था उसको सेट किया और यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, डाल दिया। अब ये क्या करने लगा कि आदमी खुद नहीं बनाता था, वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, वो डिज़ाइन तैयार हो जाता था उस कपड़े के ऊपर। और ये जो आज देख रहे हो टेक्नोलॉजी कि हम यहाँ पर सिर्फ चीज़ें एंटर कर देते हैं और डिज़ाइन का जो भी है फॉर्मेट डाल देते हैं, इनपुट दे देते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देते हैं, धागे लग गए, फिर उसके बाद में जो भी निकले, जो हम प्रोग्राम दिए हैं उसी हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन तैयार होगा, कपड़ा उसी तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को इन्होंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, बना सेट कर दिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या यूज़ किया था, तो जो पंच कार्ड था, तो पंच कार्ड में इन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके प्रोग्राम को सेट कर दिया और फिर इसका यूज़ किया था। फिर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका पूरा काम क्या था, एक प्रोग्राम में नियंत्रित था, यानी कि जिसकी हमने बात की है, और इसके माध्यम से सूचनाओं के संग्रह, यानी कि जो हम उसमें प्रोग्राम सेट कर दिया है उसको, और पुनर्प्राप्ति की अवधारणा, यानी कि रिट्रीव करने, हमने वहाँ पे प्रोग्राम डाल दिया, क्या इन्फॉर्मेशन सेट कर दिया है, अब उसको जब तक वो पुनः प्राप्त नहीं कर लेगा, रिट्रीव नहीं कर लेगा, तब तक वो काम कर नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, ये भी दोनों काम कर सकता था, उसको स्टोर भी कर सकता था और इसको रिट्रीव भी कर सकता था, यानी कि पुनः प्राप्त करके उसी के हिसाब से काम कर सकता था। तो एक नए कॉन्सेप्ट की यहाँ पर शुरुआत थी, जिसको क्या कहा गया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लें या फिर याद रखें।
फिर आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो आपका बनाया गया वो बना था 1822 ईस्वी में। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित किया गया। छोटे छोटे जो यहाँ पर पॉइंट यानी कि शब्द हैं बस आप याद रखें, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, आपको याद रखना है, रिवाइज करना है, जो भी है जैसे आप समझें। अब यहाँ पर क्या है, इसको क्या नाम दिया गया? यह क्या था? एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यानी कि शुरुआत में जब भी जो कोई चीज़ बनाता था वो गणना के लिए बनाता था, और गणना के लिए जो भी टूल ये क्या बनाए जाते थे, मशीनें बनाई जाती थी, वो कैलकुलेटर की श्रेणी में रखे जाते थे। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये क्या था, डिफरेंस इंजन क्या था? एक ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित था, मैकेनिकल था, ठीक है, यांत्रिक था, और कैलकुलेटर था, यानी कि स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था। अब इसमें क्या था कि मशीन में क्या लगे थे? गियर और सॉफ्ट लगे हुए थे, और कैसे चलती थी? भाप से चलती थी। जब ये भाप से चलने लगी तो ये ऑटोमेटिक हो गई। ऑटोमेटिक ही चलाने के लिए इसको भाप से जोड़ा गया। जैसे क्या होता था, पहले गाड़ियां जानवर खींचते थे, आदमी धक्का देते थे, लेकिन भाप वाले इंजन आए तब क्या, जो पहले रेलगाड़ी आई तो भाप से चलना शुरू हुई थी, तो क्या उसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए ऐसा किया गया। यानी कि उसको कोई धक्का नहीं दे रहा है, कौन? कोई आदमी या जानवर उसको चला नहीं रहा है, वो अपने आप चल रही है, कुछ मैकेनिकल से यूज करके। अब ये क्या कर सकती थी गणनाओं में? तो गणना में ये जो पॉलिनोमियल होते हैं यानी कि बहुपद जो फंक्शन कहते हैं, इनकी गणना कर सकती थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑटोमेटिक क्यों था आपको पता चल गया, कब विकसित हुआ, अब किसने विकसित किया। और ये थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने इस मशीन को बनाया था जो भाप से चलती थी, यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती थी चीज़ों को। डिफरेंस इंजन के बाद में हम देखते हैं आगे, अब आता है आपका एनालिटिकल इंजन। यानी कि वो भी इंजन था और यह भी इंजन है, यानी कि डिफरेंस इंजन था, अब ये क्या है, एक एनालिटिकल इंजन है। तो 1834 में चार्ल्स बेबेज ने ही इसको बनाया था। कैसे बनाया था? जो डिफरेंस इंजन था उसका एक एडवांस वर्जन तैयार किया था, यानी कि इसका उन्नत संस्करण तैयार किया, जिसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना गया। अब एनालिटिकल इंजन की खासियत क्या थी, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या था? या एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, या फिर कैलकुलेटर था, और क्या था? फुली प्रोग्राम कंट्रोल था, यानी कि प्रोग्राम जो उसमें डाल दिए जाते थे उसके द्वारा ये कंट्रोल हो जाता था। और ये क्या था कि ऑटोमेटिक था, मैकेनिकल था, और डिजिटल कंप्यूटर था। तो एक शब्द जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि डिजिटल, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बनाया, ये डिफरेंस इंजन और ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। अब ये डिजिटल था, तो डिजिटल देखते हैं सिग्नल के बेसिस पे यहाँ पर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं एनालॉग और डिजिटल में। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारे हम इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो एमसीक्यूज में यानी कि मॉक टेस्ट में भी कवर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो एनालॉग जो सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल को जो आप देख पा रहे हो कि कैसे जनरेट होता है, इस तरीके से ये जनरेट होगा। लेकिन जो डिजिटल आपका सिग्नल होगा वो इस तरीके से जनरेट होगा, यानी कि दोनों में क्या हो जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि वो चेंज हो जाएंगी। अब डिवाइसेस कौन कौन से यूज होते हैं एनालॉग में? तो एनालॉग वाले जो पुराने वाले टेलीफोन होते थे, या फिर इस तरीके से मैग्नेटिक टाइप वाली जो चीज़ें होती थी, यानी कि यहाँ पर कैसेट वगैरह, तो इन्हें यूज़ किया जाता था। अब डिजिटल में क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में फ़ोन यूज़ करते हैं, हेडफोन वगैरह यूज़, इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो इनमें क्या डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सिग्नल्स है, दो टाइप्स आपने पढ़ लिया, एनालॉग और डिजिटल। अब डिजिटल सिग्नल्स क्या करते हैं, ये क्या कैसे करते हैं, ये 0 और 1 के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। 0 और 1 के फॉर्म में किस सेमी कंडक्टर डिवाइस यहाँ पर यूज़ होती है, समय छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी काम के हिसाब से यूज़ होती हैं, लगाई जाती हैं। तो इनमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें डेटा क्या, ये लगातार 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 ऊपर नीचे ये ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इंपल्स के फॉर्म में, या तो क्या हो जाएगा, बाइनरी में क्या होता है, तो 0 होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, या तो यहाँ पर 0 होगा या तो 1 होगा। इस तरीके से डिजिटल जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वेव के फॉर्म में, तरंगों के फॉर्म में। अब यहाँ पर रीडिंग देख लो, देखो दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम एक ही है, लेकिन क्या है, यहाँ पर ये डिजिटल है ये, और ये एनालॉग है। तो डिजिटल और एनालॉग अब आप समझ गए होंगे। तो जो एनालिटिकल इंजन था वो कैसा था, आपका ऑटोमेटिक था, मैकेनिकल और डिजिटल कंप्यूटर था। अब इसमें क्षमता की किस चीज़ की थी, तो ये सभी 4 अंक की जो गणना थी उनको कर सकती थी, और उसके साथ साथ में कंपैरिजन भी कर सकती थी। अब 4 कौन कौन सी, इससे पहले वाले में बताया है कि जो भी आप परफॉर्म करते हो बेसिक वाली, उनकी बात कही जा रही है। अब इसमें क्या था कि सेंट्रल प्रोसेसर था, इसमें मेमोरी स्टोरेज भी था, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जो कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, वो भी शामिल थी। इनको याद रखना है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसर था, और इसमें मेमोरी स्टोरेज थी, और इनपुट और आउटपुट था। अब इसमें जो डेटा स्टोर कर दिया गया, पहले से इसमें रख दिया गया, तो उसको क्या कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, या फिर इसमें संसाधित कर सकते थे इसे, और आगे चलकर यह जो मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि आजकल डेट में हम यूज़ करते हैं, उसका एक आधार साबित हुआ। आधार कैसे साबित हुआ, देखो ये जो हमने बताया नहीं, 4 पॉइंट को यूज़ करो, मतलब ध्यान रखो। तो ये क्या है, आज के जो कंप्यूटर हैं ये सारी चीज़ें आज के कंप्यूटर में पाई जाती हैं। तो इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि इनको, चार्ल्स बेबेज को। क्या क्या इन्होंने क्या बनाया था, और अगर आपसे पूछे तो ऐसे कंप्यूटर बनाए थे जिनमें ये चीज़ें थी, खासियत थी। अब ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तो क्या डिफरेंस इंजन बनाया और एनालिटिकल इंजन भी बनाया। तो ये
2 पॉइंट और याद रखना है। कार्ड, तो पंच कार्ड भी एक अपने आप में क्रांति थी उस समय पर। जैसे कि आज डेटा को क्या कर लेते हैं, पहले से स्टोर कर लेते हैं, तो ये डेटा को स्टोर करने, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया गया था उस समय पर। 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वर्ड ने इसका क्या किया, आविष्कार किया था। ये वही हैं जिन्होंने लूम बनाया था, यानी कि करघा जो बनाया था उसमें प्रोग्राम को डाल दिया था। तो कैसे प्रोग्राम को डाला, उन्होंने पंच कार्ड का यूज़ करके प्रोग्राम को यहाँ पर डाल दिया था। अब यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स होते थे जिनमें नंबर लिखे रहते थे और इनको छिद्रित करके यानी कि पंक्च कर दिया जाता था एक सेट के फॉर्म में। फिर उसी के हिसाब से वहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल आती थी कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे होनी चाहिए। ये कार्ड का बना होता था, यानी कि जैसे कि दफ्ती होती है उससे बना हो रहता था और इसमें पंच करके इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था। अब हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे कि ये डेटा को क्या कर सकता था, तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको स्टोर न लेकर के कभी कभी आए कि ये डेटा को रिकॉर्ड कर सकता था या स्टोर कर सकता था। तो दोनों का मतलब यहाँ पर कुछ मायने में एक होगा। जैसे कि मान लेते हैं आपको किसी ने कॉल किया, आपने कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, तो कॉल को आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो रिकॉर्ड किया तभी तो आपके इसमें सिस्टम में आई स्टोर हुई, तो या फिर वो स्टोर हो गई या फिर रिकॉर्ड हो गई। जैसे कि पहले क्या होता है, जो कैसेट होते थे तो उनमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या सॉन्ग को क्या करते, रिकॉर्ड करते, तो फिर यहाँ पर ये ऐसे चलती रहती थी। तो रिकॉर्ड यानी डेटा क्या हो गया, वो जो मैग्नेटिक टैप थी उस पर क्या हो गया, रिकॉर्ड कर लिया या फिर वो स्टोर हो गया। क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनेंगे हमें उस हिसाब से पढ़ना है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर 1801 में जैक्वर्ड जो थे इन्होंने इसका आविष्कार किया पंच कार्ड का, लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि जो हरमन हेलरिच थे उन्होंने बनाया था इसको। तो हरमन हेलरिच ने बाद में बनाया इसको। बाद में इसमें क्या बना दिया, इन्होंने इसमें एक शब्द जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टैबलेटर का आविष्कार इन्होंने किया था। यानी कि जब इन्होंने बनाया था तो वो क्या कर लेते, मैकेनिकल यूज होते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बिजली का भी यूज होने लगा इसमें। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, हॉलरिथ कार्ड का नाम दिया गया। जब आप बहुत पहले की देखेंगे कि अमेरिका वगैरह में जहाँ पर ये क्या था, जब औद्योगिक क्रांति चली तो जो फैक्ट्रियों में काम करते थे तो उनकी जो अटेंडेंस होती थी तो पंच कार्ड के द्वारा लगती थी। यानी कि कब कौन आया अपनी एंट्री देगा पंच कार्ड में पंच करके, और जब जाएगा यानी कि जब फैक्ट्री को छोड़ेगा तब भी वो अपनी पंच करके वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो इस तरीके से क्या होता था, इसमें डेटा यानी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो मौजूद हो गया। पहले रिकॉर्ड क्या रजिस्टर में रखते थे, अब फिर क्या हो गया, पंच कार्ड में रखने लगे। फिर आता है टेबुलेटिंग मशीन, यानी कि गणना करने वाली मशीन। सब कुछ तो यहाँ पर गणना के लिए यूज हो रहा था। अब इनका नाम जैसे कि अभी पीछे हमने पढ़ा कि हरमन हेलरिच जो थे इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1890 में, जब जनगणना हो रही थी कहाँ पर, अमेरिका में। उसके लिए इसमें क्या हुआ था कि 3 कंपनियों को बुलाया गया। 3 कंपनियों से ये कहा गया कि कुछ एक टास्क दे रहे हैं और जनगणना के लिए, तो इन्हें जो सबसे कम समय में और सटीक तरीके से जो कंप्लीट करेगा तो बाकी की जो जनगणना करने का जो टेंडर है उन्हें दे दिया जाएगा। तो बाकी तीनों कंपनियों ने अपना अपना डेटा प्रेजेंट किया, लेकिन सबसे कम समय में हरमन हेलरिच ने डेटा को गवर्नमेंट के सामने रखा, प्रेजेंट किया, और सबसे कम समय में और सबसे सटीक तरीके से। तो उसके बाद में इसका टेंडर यानी कि जनगणना करने का टेंडर जो है इन्हें मिल गया। समय था आपका 1890 में। तो यही थी आपके हरमन हेलरिच की आपका टेबुलेटिंग मशीन। कभी कभी क्या इसको एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग जो सिस्टम था 1890 में विकसित हुआ था, किसने बनाया था, तो वो हरमन हेलरिच के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या हो रहा था, टेबुलेटिंग कर रहे थे कैसे, इलेक्ट्रिक के पैटर्न पर, यानी कि बिजली का यूज करके जो भी था। फिर यहाँ पर क्या करें, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है ये पूछे ही ना, आपके एग्जाम में कोई और नाम पूछ ले। तो इसका नाम था हॉलरिथ सेंसस टेबुलेटर, यानी कि हॉलरिथ ने जनगणना के लिए जो मशीन बनाई टेबुलेट करनी, उसी गणना करने के टेबल यानी कि सरणी तैयार करने के लिए, उस हिसाब से 2 नाम हो सकते हैं, यानी कि टेबुलेटिंग मशीन हो सकता है पूछ ले, या फिर हरमन हेलरिच सेंसस टेबुलेटर पूछ ले, या फिर हेलरिच सेंसस टेबुलेटर, जैसे भी आप एग्जाम में है बस आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या ये यूज़ कर रहे थे, वही इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे पंच कार्ड वाले, यानी कि इस इलेक्ट्रिकल मशीन को पंच कार्ड में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को समराइज करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि इन्होंने क्या किया, पंच कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टोर कर ली, अब उसको क्या करना है, टेबुलेट करना है। तो इन्होंने क्या किया, उसको समराइज करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए इसको यूज़ किया। अब बहुत सारी क्या होता है, हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जनगणना के आंकड़े आते हैं, या फिर हर साल क्या होता है, बजट आता है, तो बजट पढ़ते हैं, या फिर आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब हम मैगजीन खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो कभी वो छपता तो ऐसे है बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में या पूरी बुक्स में, लेकिन जब हम करंट पढ़ने के लिए लेने जाते हैं मैगजीन, तो क्या कहते हैं, टेबल के फॉर्म में दे देते हैं कि यहाँ पर इतना खर्च हो, इतना क्या, इतना क्या, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को समराइज कर दिया, कम से कम इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन, बस यही इनका उद्देश्य था। फिर आता है आपका एक अगला आविष्कार जो हुआ, उसका नाम था मार्क 1। मार्क 1 जो नाम रखा गया इसके बारे में देखते हैं। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, यानी कि समय था आपका 1944 में, उस समय पर IBM के साथ मिल करके हॉवर्ड आइकन ने इसको विकसित किया था। और जब इसको विकसित किया तो इन्होंने नाम इसका रखा था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ये भी एक कैलकुलेटर था
कैसा था, कंट्रोल करता था, क्या कंट्रोल करता था, जो सीक्वेंस यानी कि दिए जाते इनकी गणना करो, इनको करो। तो हुआ क्या कि अभी ह्यूमन से कहते हैं तो या तो सीक्वेंस में करेगा, जो पहले दिया गया उसको पहले करेगा, दूसरा करेगा। अगर ह्यूमन करा तो कभी कभी हो सकता है जो अभी लेटेस्ट में दिया गया यानी कि 5 नंबर अभी लेटेस्ट में दिया गया तो 5 नंबर परफॉर्म करने लगे और शुरुआत की जो है 4 वो पेंडिंग में पड़ी रहे। इसी तरीके से इन चीज़ों को क्या करे, जब कंप्यूटर करेगा तो वो सीक्वेंस में करेगा, तो सीक्वेंस शब्द याद रखना है। अब वो नाम बाद में बदल दिया गया, नाम बदल के दिया गया उसको, तब नाम रखा गया आपका मार्क 1। अब यह क्या था, यह विश्व का पहला क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। 2 शब्द यहाँ आपको ध्यान रखना, कंप्यूटर तो ये था ही, कंप्यूटर कहते हैं या कैलकुलेटर कहते हैं, वो एग्जाम के शब्दों पे मतलब क्वेश्चन के शब्दों पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल 2 शब्द आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर से लिखा हुआ है कि ये 50 फीट लंबा था। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन शामिल की है हमने, हमें पता है शायद ये ना आए या फिर आ भी जाए, लेकिन इसकी वजह से आपके दिमाग में एक ब्लॉक बनेगा कि ऐसा ऐसा कुछ था, तो याद करने के लिए सपोर्टिव पॉइंट हो सकता है। तो ये 50 फीट लंबा था, इसका वजन कितना था, ये 5 टन वजन था, यानी कि छोटी सी कैलकुलेशन करने के लिए आज के कंपैरिजन में कितनी बड़ी मशीन बनाते थे। और लगभग क्या था, ये 7.5 लाख जो थे पार्ट्स इसमें लगे हुए थे, बना हुआ था। अब जो एप्लीकेशन पार्ट आता है ये पॉइंट, इसमें क्या था कि 6 सेकंड में क्या कर सकता था, गुणा कर सकता था, और 12 सेकंड में ये भाग कर सकता था, यानी कि डिवाइड कर सकता था और मल्टीप्लाई कर सकता था 6 और 12 सेकंड में। फिर आता है ENIAC यानी कि ENIAC, इसका नाम क्या था, तो इन्हीं का नाम रखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसको बनाया किसने था, तो डिजाइन किया गया था जॉन मॉर्सले और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा। समय आपका था 1945 के टाइम पर। अब इसका उपयोग कहाँ किया गया, अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन तो बनेंगे आपके एग्जाम में। तो वर्ल्ड वार जो सेकंड हो रहा था यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो इसमें जो अमेरिका की आर्मी थी उसके द्वारा जो आर्टिलरी फायर की जाती थी उनकी रेंज को टेबल करने के लिए यानी कि उनकी गणना करने के लिए इसको बनाया गया था। जैसा कि हमने पहली वाली क्लास में बताया था कि मोस्टली जो आप देखोगे कि आविष्कार हुए, जो चीज़ें बनते हैं, कोई चीज़ें हुई, तभी इन चीज़ों की जरूरत पड़ी थी और तभी चीज़ें बनाई गई थी। जो कंप्यूटर हम लोग आज यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये US आर्मी के लिए बनाया गया था, बाद में जनरल की मतलब जो आम जनता है उनके लिए बाहर आया, पहले वहाँ के नागरिकों के लिए, फिर बिजनेस पर्पज से पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। फिर देखते हैं कि इसमें था क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, तो यह था क्या, पहला प्रोग्रामेबल और जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, हो सकता है अलग अलग पूछ ले। तो ये पहला था जिसमें हम प्रोग्राम कर सकते थे और जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक था और क्या था, डिजिटल था। कंप्यूटर के जो प्रकार थे तो डिजिटल थे, हाइब्रिड थे, जो भी प्रकार थे मुख्यतः वो हम पहली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर डिटेल में नहीं ले रहे हैं। फिर आपका आता है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर और आर्किटेक्चर दोनों शब्दों को लिख रखा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो सकता है कि कहीं आर्किटेक्चर कहते या कंप्यूटर कहते। इन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, इन्होंने एक आर्किटेक्चर तैयार किया था, प्रपोज किया था। और कब बताया था इन्होंने बताया था इसे 1945 में। 1945 में एक इन्होंने स्ट्रक्चर इन्होंने क्या किया, बनाया। अब ये स्ट्रक्चर में शामिल किया था, इन्होंने यही बताया था कि इनपुट करोगे तो वो प्रोसेस होगा और आउटपुट निकलेगा, और इसी के मैकेनिज्म पे काम करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर कमांड देते हैं, इनपुट देते हैं, इनको स्टोर करने का और इनको सीक्वेंस में परफॉर्म करने का इन्होंने सिद्धांत दिया था और इसका एक आर्किटेक्चर तैयार किया था। अब जो डिटेल में जहाँ देखें तो कंप्यूटर कैसे होता है, तो कंप्यूटर को 2 प्रकार बताए जाते हैं। एक तो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि क्या हो गया, वो कैलकुलेटर हो सकता है। अब कैलकुलेटर में क्या है, आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो, जो चीज़ें वहाँ पर पहले से फिक्स हैं उनमें। दूसरा क्या होता है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी कि जिनमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें स्टोर करने में चीज़ें टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। अब जो पहले स्टोर था उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, यानी कि उसको एडिट कर सकते हैं, जो कमांड देना इन्फॉर्मेशन कर जो भी कुछ है। और या फिर जो पहले से स्टोर है सीधे उसमें क्या करते, कमांड दे करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसी पे आधारित था, इन्होंने ये बताया, इसी पे आधारित था। बताया इन्होंने ये कि जो हम कमांड पहले देंगे फिर दूसरा तीसरा चौथा देंगे तो वो क्या होगा, ये तब तक बफर मेमोरी जो होगी उनमें स्टोर रहेगा और फिर यहाँ पर ये सीक्वेंस के हिसाब से इनको परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा और उसके बाद में हमें आउटपुट देगा। फिर देखते हैं EDVAC यानी कि एडवेक, इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसमें क्या है कि यह अपने पूर्ववर्ती यानी कि ENIAC के विपरीत, यह डेसिमल के बजाय ये बाइनरी में काम करने लगा था। और ये किस पे आधारित था, तो यह स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर का प्रकार पूछे तो स्टोर्ड प्रोग्राम हो गया। अब इसको किसने बनाया था, तो जिन्होंने ENIAC बनाया था उन्होंने उसी का एडवांस फॉर्म जब इन्होंने बनाया तो उसी को एडवेक नाम दिया। अब फिर ये क्या कर सकता था, तो डेसिमल के बजाय ये बाइनरी में काम करता था। अगला जो कंप्यूटर है उसका नाम रखा गया आपका मैनचेस्टर बेबी। अब इसमें क्या है, ये भी क्या है, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था।
अब ये स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था तो, लेकिन क्या ये पहला था, विश्व का पहला था। बाकी सब कुछ सारे क्या प्रोग्राम कंप्यूटर थे वो क्या कहते प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, लेकिन वर्ड का ये पहला था। ये 1948 में बनाया गया और सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम था। और किसके द्वारा बनाया गया? तो फ्रेडरिक सी विलियम्स और टॉम किलबर्न और जॉब टूलिस के द्वारा। तो शायद ये ना पूछे, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका नाम क्या था, पहला स्टोर था और बनाया कब गया। 3 पॉइंट याद रखना है। अब पहले देखो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अभी यहाँ पे देखो ये पावर सेंटर है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं। यहाँ फिर क्या है? पल्स सेपरेटर है, फिर क्या है? कंट्रोल एंड अरिथमेटिक। अब यहाँ पर देखो क्या? स्टोर का। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर के इतने अलग अलग पार्ट हैं। यही क्या था? ये मैनचेस्टर वेव था। फिर देख लेते हैं हम ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी आगे जब कंप्यूटर की जो जनरेशन पढ़ेंगे तो उनमें भी, और ये जो डिवाइस है या फिर जो भी युक्ति बोलते हैं, ये बेसिक है। अभी क्या? ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड पावर। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ कि क्या है? यह सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है और चीज़ों को एम्पलीफाई करने के लिए, और या फिर जो इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनको जनरेट करने के लिए अपने यूज़ के हिसाब से, तो इसका ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अब ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से आपने देखोगे, इसके और भी फॉर्म होते हैं, सिंबल तो फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है। किस टाइप के होते हैं उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है कि सेमी कंडक्टर डिवाइस। तो सेमी कंडक्टर डिवाइस का, तो सेमी कंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब सेमी का पहले देख लेते हैं मतलब क्या होता है। तो सेमी जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब होता है आधा, यानी कि हाफ। यानी कि या तो वो मात्रा में आधा होगा, या तो कह सकते हैं उसका मान, यानी कि जो वैल्यू होगी उसमें वो आधा होगा। हाफ इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, या फिर वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है? ये मटेरियल ऐसा है, जब यहाँ पर कोई चीज़ क्या करेंगे? एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी देंगे, तभी यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी? कंडक्ट होंगी, यानी कि ये आपस में जुड़ेंगे, तब तक नहीं जुड़ेंगी। तो इसके लिए आउटर एनर्जी देते हैं, तब जाकर के इनमें चीज़ें कंडक्ट होती हैं। और ये जो सेमी आधा जुड़ा हुआ है वो पूरा जुड़ जाता है। अब यहाँ पर आधा जुड़ा है और पूरा जुड़ा है, तो पूरा जोड़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हम सीधे कोई कंडक्टिंग यूज़ कर लें, सेमी क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बाइनरी में हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? डेटा को या तो वो क्या होगा? वो 0 होगा यानी नीचे होगा, या तो फिर वो 1 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा। तो हमें क्या होता है? इसके लिए बराबर जो हमें होता है कंडक्टिंग नहीं चाहिए होती, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि अप डाउन के हिसाब से कंडक्टिंग चाहिए होती है। इसलिए सेमी कंडक्टिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि हमें क्या होगा? किसी चीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि या फिर इंपल्स जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमें एनर्जी बाहर से देनी रहती है। कुछ इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए या समझ लीजिए, जो आपकी चीज़ें पढ़ने में आगे सहायक हो। अब जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन से होती हैं? तो ये रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सब सारी होती हैं। इनका काम क्या होता है? यही सब चीज़ें होती हैं कि इंपल्स जनरेट करके चीज़ों को आगे बढ़ाना। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक के बारे में देखें तो ये 3 लोग थे। इनका क्या नाम था? वाल्टर ब्रेटन था, जॉन बर्डिन था और विलियम शॉकली था। शायद हो सकता है ये भी पूछ ले, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1956 में दिया गया था। यूपी ट्रिपल एससी तो अभी तक नहीं लगभग पूछता है इतना, लेकिन एसएससी में और आपका जो रेलवे के एग्जाम होते हैं खासकर, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किन के बीच में ये साझा हुआ था। फिर देखते हैं कि कंप्यूटर का विकास क्रम। तो आपने सारी चीज़ें यहाँ तक पढ़ ली हैं। अब विकास क्रम क्या? तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें कैसे डेवलप हुई देखते हैं। जैसे कि अबेकस था डेवलप हुआ, तो वो 3000 ईसा पूर्व डेवलप हुआ। फिर उसके बाद में आपकी एडिंग मशीन आती है जो 17वीं शताब्दी में। तो आपने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी उनको हम यहाँ पर सीक्वेंस के फॉर्म में देखते हैं। नेपियर बोन्स क्या था? तो 1617 ईस्वी में आया। और लेबनिज कैलकुलेटर के बारे में आपने पढ़ा जो था कि 1673 में। फिर उसके बाद में पंच कार्ड आता है, तो पंच कार्ड 1801 में आया और इसको किसने बनाया? जैकवर्ड लूम ने। और जैकवर्ड लूम ने जब पंच कार्ड ऐसे बनाया था तभी जैकवर्ड का जो लूम था यानी करगा था वो प्रकाश में आया, यानी कि लोगों के सामने आया। वो भी समय था आपका 1801। फिर आता है डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन 1822 में आया है। इसी तरीके से एनालिटिकल इंजन जो आपका 1834 में, और टेबलेटिंग मशीन आपका 1890 में। फिर देखते हैं और जो आगे मार्क के बारे में आपने पढ़ा जो 1944 में बना। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर या फिर उनका आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट आपका दिया गया 1945 में। इनिक के द्वारा 1946 में, इनिक जो आया वो 1946 में। ट्रांजिस्टर आता है उसके बाद में, यानी कि 1947 में। मैनचेस्टर में भी आपका 1948 में। और ईडीवीएसी जो आपने पढ़ा वो था 1952 में, यानी कि 52 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो जैसे देख रहे हैं आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से के बनाया गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो ये था आपका इनिक, जैसे कि आपने इसे पहले पढ़ रखा है।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था व्यायाम शिक्षा यूपी के द्वारा पूछा गया था। तो इसमें क्या था, पहले स्पेस दिया गया, फिर इसमें पूछा गया कि इसमें क्या कौन सा यहाँ पर चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। यानी कि कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार यानी कॉमन, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करके मात्राओं के साथ में यानी क्वांटिटीज़ के साथ में इंफॉर्मेशन जानकारी को संसाधित करने के लिए यानी कि उसको क्या करना, एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प आपका कौन सा सही होगा, बी सही होगा, यानी कि डिजिटल के फॉर्म में। तो डिजिटल वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखते हैं जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया वर्ण रक्षक के एग्जाम में, तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो कैलकुलेटर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये हाइब्रिड है, डिजिटल है, एनालॉग है या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, वो डिजिटल के हिसाब से काम करता है। यहाँ पर देखो लिखा क्या कि है, तो है में अगर आएगा तो वर्तमान वाले जो कैलकुलेटर होंगे उनके बारे में बात कही जा रही होगी। अब जो उस समय बात करें तो वहाँ पर ये हमेशा सही नहीं होगा। तो ये है और या था, इन पे फोकस रखना है आपको, यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए चैनल पर मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं। फिर देखते हैं कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो आप सब जानते हैं कि किन्हें, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। लोअर पीसेस का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पेट के द्वारा जो एग्जाम हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर का नाम लिया ही नहीं, सिर्फ क्या है कंप्यूटिंग शब्द को यूज़ किया है, यानी कि क्या है, शब्दों का गेम है। तो चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली या फिलिप एस्ट्रीज और या फिर जेम्स गॉसलिंग्स। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स बेबेज ही सही होगा, वो कंप्यूटिंग के जनक रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। बाकी आप अपनी राय मशविरा यहाँ पर कमेंट में दे सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके जो भी यहाँ पर इनिशिएटिव है तो उसको अवेल करके आप लाभ उठा सकते हैं।